तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्टिव में लास्ट ईयर कट गया था, इस साल देखो क्या होता है। ठीक है जी। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। अब एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस कौन देंगे, है ना। अभी तक हम जो निकाल रहे थे वो क्या थे, हमारे कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मासेस। अब हम जो निकालेंगे वो हमारे ऑब्जर्व्ड या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस निकालेंगे हम। ठीक है जी, जो हम चेक कर रहे थे। अभी तक हमने जितने भी सोल्यूट्स के बारे में बात किया था, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के बारे में, वो जो सोल्यूट था वो हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। हमने बहुत सारे क्वेश्चन में लिखा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या हमने मॉलिक्यूल मतलब बताया था कि बेंजीन है ना, CCl4 है, कुछ इस टाइप के सब्सटेंसेस हमने लिए थे, या शुगर लिया था या यूरिया लिया था। वो हमारे आयंस में ब्रेकअप नहीं होते हैं, दे डू नॉट अंडरगो एनी आयनाइजेशन, आइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ऐसा कुछ नहीं था, है ना। बट जो हमारे सोल्यूट्स इलेक्ट्रोलाइट नेचर के हैं, जैसे कि हमारे एसिड्स हो गए, जैसे एसिड है वो ब्रेक करता है, जैसे HCl एग्जांपल लेता हूँ तो वो H पॉजिटिव Cl माइनस में जाएगा। बेस की अगर मैं बात करता हूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो Na पॉजिटिव और OH माइनस में जाएगा। सॉल्ट्स की बात करता हूँ तो Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस में जाएगा। हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, राइट। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, राइट, तो भैया नेचर से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे वो आयन है चाहे वो मॉलिक्यूल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट नंबर ऑफ आयन्स जो थे वो हमारे क्या हो गए, ज्यादा हो गए, है ना। और जो मॉलिक्यूलर मास मास था हमारा, वो किसके था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, है ना। तो जो हमारे ऑब्जर्व्ड मतलब इन केसेस में हमारे जो मॉलिक्यूलर मासेस निकल के आएंगे वो डिफरेंट होने वाले हैं, दे आर डिफरेंट, राइट। राइट। तो जो भी मैंने कहानी बताई है इसे थोड़ा थोड़ा मैं लिखवा देता हूँ। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, colligative property is inversely proportional to the inversely proportional to the molecular mass of the solute, inversely proportional to the molecular mass of the solute, right. If we take electrolytic type solutes when they dissolved in when they dissolve in solvent, they either undergo association और डिसोसिएशन, या तो एसोसिएशन हो जाएगा या उसका क्या हो जाएगा जी, डिसोसिएशन हो जाएगा। दे अंडरगो आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, राइट, लीडिंग टू द change in the number of
number of particles, and these colligative properties depends on the number of particles irrespective of its nature. Irrespective of its nature, राइट। तो इस वजह से क्या हुआ, इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो भी हमारी क्या हो जाएंगी, अफेक्ट होंगी। सो द मॉलिक्यूलर masses of these solute, which is inversely proportional to the colligative properties must have different values from their normal values from their normal values. These are abnormal in nature and also called observed molecular masses. Right? These are called abnormal और observed molecular masses. ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एसोसिएशन के बारे में। हम एक एग्जांपल लेंगे एसोसिएशन का और फिर एक लेंगे डिसोसिएशन का। ठीक है, उससे हम इसे क्लियर करेंगे। तो पहले हम एक चीज करते हैं, एसोसिएशन का एक एग्जांपल लेते हैं। अब एसोसिएशन में होगा क्या, हमने लेट्स से 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट डाला और वहां पे एसोसिएशन हुई और वो क्या हो गए हमारे डाइमर बना के 1 मोल ही रह गया। ठीक है जी। और ये यूजुअली कहाँ पे होता है हमारा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जहां पे हमारा एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है जी। होगा कैसे, ये था हमारा सिंगल मॉलिक्यूल थे पहले यहाँ पे। सिंगल मॉलिक्यूल जैसे ही हमने इसे सॉल्वेंट में डाला तो ये क्या हो गए हमारे एसोसिएट कर गए ए एन में। दिस इज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, लेट्स से हमने क्या किया, एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड डाला। ठीक है, इसे हमने डाल दिया किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में। लेट्स से हमने इसे डाल दिया है ना CCl4 में। तो ये दोनों क्या करेंगे, डायमराइज करेंगे। लेट्स से इन benzene solvent both acetic acid and benzoic acid exist as dimer because of presence of intermolecular hydrogen bonding.
अब यही चीज अगर आप पानी में डाल दो ना एसिटिक एसिड को, तो वो डिसोसिएट करेगा। उसका भी एग्जांपल करेंगे हम। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमने डाला लेट्स से 2CH3COOH डाला, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH होल ट्वाइस में, 2C6H5COOH होल ट्वाइस, डाइमराइज करके। कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, CH3। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डॉटेड बनाया दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, C6H5 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे O आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे O आ गया, यहाँ पे C, ये डबल बॉन्ड O, C6H5, दिस इज डाइमर। ठीक है, दिस इज एसिटिक एसिड, और ये हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, दे बोथ डाइमराइज। ठीक है, अब एसिडिक एसिड की अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें, इट कम्स टू बी 60। ठीक है ना, अगर हम इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो कितना आएगा, 60। बट अगर ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे इट कम्स टू बी 120, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक ही स्पीशीज बन गए ना। अब हमें तो एक स्पीशीज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा 60। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड is 60U and its observed molecular mass is expected to be 120U। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, benzoic acid is 122U and its observed डबल हो जाएगा इसका, 244U। राइट, क्लियर हो गया जी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जब हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारा जो एसोसिएशन हो वो 100% हो, है ना। कुछ हमारे एसोसिएट नहीं होते, अकेला रह गया तो बेचारा बताओ क्या करें। ठीक है जी, बट इनकेस नियरली ट्वाइस के करीब होते हैं, एग्जैक्टली ट्वाइस नहीं होगा बट नियरली ट्वाइस के करीब करीब होगा। सर हाँ जी, एक पेज पीछे करना। जी सर हो गया। हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं, एसोसिएशन का एग्जांपल हो गया, अब हम डिसोसिएशन की बात करते हैं। अब डिसोसिएशन में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, डिसोसिएट करते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स, इन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर में वो डिसोसिएट नहीं करेंगे, बट पोलर में वो क्या करेंगे, हमारे डिसोसिएट करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ
पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से उनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो भी हमारी इंक्रीज करेंगी। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर रही है तो मॉलिक्यूलर मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बिकॉज हमने पढ़ा था अभी पीछे लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे लिखा ए बी, मेरे पास कोई सोल्यूट था, ठीक है, इट अंडरगो डिसोसिएशन टू फॉर्म ए प्लस एंड बी माइनस। द नंबर ऑफ आयन्स formed will increase, right? The colligative property increase and the observed molecular mass of solute decrease accordingly, right? जैसे हमने एग्जाम्पल दिया NaCl, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास लो, कितना होता है 23, इसका कितना होता है 35.5, सम करोगे मॉलिक्यूलर मास कम्स टू बी 58.5 ग्राम यू। अब ये क्या करेगा हमारा, जैसे कि हमने इसे नॉन पोलर सॉरी पोलर सॉल्वेंट वाटर में डाला तो ये Na पॉजिटिव और Cl माइनस में जाएगा। मतलब बचपन में तो हमने इनिशियली हमने 1 मोल डाला था, यहाँ पे ये क्या हो गया 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस बन गए और 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयंस बन गए। तो मतलब क्या हुआ, जब वो डिसोसिएट हो गया तो 2 मोल्स किसके बराबर हो गया हमारा 58.5 U। हमें 1 मोल से मतलब था, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 58.5/2, it comes to be 29.25 U। अब देखो जो मॉलिक्यूलर मास था वो करीब करीब क्या हो गया हमारा आधा हो गया, और यहाँ पे भी क्या होता है वही वही चीज़ के 100% हमारा डिसोसिएशन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसका जो मॉलिक्यूलर मास है एग्जैक्टली हाफ नहीं होएगा, उससे थोड़ा उसके आसपास ही कहीं पे ये हमारा रहेगा। ठीक है जी, ये हमारा उसके आसपास ही कहीं रहेगा। ठीक है, KCl ले लो, वही है KCl में भी वही होने वाला है 39 प्लस 35.5 74.5 आएगा। तो ये तो जब डिसोसिएट करेगा तो 74.5 नहीं रहेगा, तो 2 मोल्स रहेंगे। 2 मोल कैसे हो गए, 1 मोल के पॉजिटिव आयन और 1 मोल क्लोराइड आयन। तो हम अगर 1 मोल का मास निकालेंगे तो इट कम्स टू बी 74.5/2, 37.25 यू। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, राइट। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी। ये हमें क्या करता है, रेशियो बताता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटरमिन्ड, या मैं यहाँ पे इसके फॉर्मूले ही लिख दे रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होएगा। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट फॉर्मूला इसका, नॉर्मल
और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, ये अब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। राइट। अब आई की वैल्यूज क्या हैं, आई की वैल्यू कैसे आएंगी? इफ आई इज इक्वल टू वन, देखो अभी हमने पहले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं चारों के चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, उनके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया हमने, है ना, कोई फालतू की चीज नहीं की, आई का कोई जिक्र ही नहीं किया हमने। तो आई इक्वल टू वन था, तो वहां पे हम लिख देंगे आई इक्वल टू मतलब वन, तो मतलब सल्यूट बिहेव नॉर्मली इन सोल्यूशन, solute behave normally in solution। राइट। इसमें क्या होगा, जो ऑब्जर्व्ड है और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सेम आएंगी। द ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर सेम। राइट। नेक्स्ट वी हैव, अब यहां से दो डेविएशन आएंगे, या तो आई ग्रेटर देन वन होगा या आई लेस देन वन होगा। इफ आई ग्रेटर देन वन, तो मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन in solution, the observed colligative property the observed colligative properties have more magnitude as compared to the normal colligative properties, right? And the observed molecular mass of the solute as calculated from the colligative properties is less than the normal molecular mass। Third point, if I लेस देन वन, अब आई लेस देन वन हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूट अंडर को एसोसिएशन, undergoes association in solution। राइट। यहाँ पे क्या है, एसोसिएशन हो रहा है, और यहाँ पे बोलता है द रिजल्ट ऑब्टेन्ड
in this case are the reverse which means that the magnitude of observed colligative properties magnitude of observed colligative property is less than the normal colligative properties while the observed molar mass of the solute while the observed molecular molar mass of solute has a great magnitude than the normal mass. ठीक है जी. Observed molecular mass of solute has greater magnitude than normal mass. देखो यार सिंपल सी चीज है, यहां से ही सब पता चलेगा. इफ आई इज ग्रेटर देन वन, जब आई ग्रेटर देन वन है तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आने वाली है. ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. या जो नॉर्मल और कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास होगा वो ग्रेटर होगा देन ऑब्जर्व्ड मॉलिकुलर मास. सिंपल सी बात करते हैं. देखो अभी हमने यहाँ पे NaCl का निकाला था 58.5. दिस वाज नॉर्मल और कैलकुलेटेड, बट जब हमने उसको 1 मोल का निकाला था तो वो कितना आ रहा था 29.25 आई गेस, है ना. तो यही वही था ऑब्वियसली यार, ऑब्जर्व्ड कम आ रहा था. और ऐसे ही अगर हम एसोसिएशन की बात करते हैं, आई यहाँ पे लेस देन वन की बात करें तो कितना था सॉरी एसिटिक एसिड का जो ऑब्जर्व्ड नॉर्मल या कैलकुलेटेड था वो 60 था, बट जब हमने उसका ऑब्जर्व निकाला तो इट कम्स टू बी 120. तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी 0.5. ठीक है, ये धीरे धीरे आप अपने आप समझ जाओगे, क्वेश्चन जब करेंगे हम तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको. ठीक है जी. अब यहाँ पे हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. यहाँ पे हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं. अब वो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशंस आएंगे. हाँ जी, लिख लिया. सर 1 मिनट. सर चलिए बाकी रह गया बाद में कर लीजिएगा इन केस. अब उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से उनके फॉर्मूला में क्या वेरिएशंस आएंगे. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्या था P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट विच इज इक्वल टू I इंटू एक्स बी. एक्स बी और एन बी अपॉन एन ए. एन क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन थे तो हम डिनोमिनेटर में एन ए को निगलेक्ट करते थे. तो
दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, elevation in boiling point that is equal to I into kb into m। सो ये हो गया, आई आ जाएगा साथ में। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, that is equal to I into kf into m। ठीक है जी। और लास्ट था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या आ रहा था, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है जी, आई का मल्टीप्लीकेशन हो जाना बस। क्लियर हो गया जी। और उसके बाद डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। राइट। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन विच इज नोन एज अल्फा। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर हम एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन निकालेंगे। अल्फा, अल्फा विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ moles of electrolyte associated or dissociated, associated or dissociated upon total number of moles of electrolyte, total number of moles of electrolyte, right, before dissociation and after dissociation। तो ये हो जाएगा, राइट। तो अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। राइट, relation between alpha and I। relation between alpha and I। अब इसके अंदर क्या होगा, एसोसिएशन का और डिसोसिएशन के अलग अलग फॉर्मूले एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, एज इट इज ही ये एग्जाम में आ जाएंगे, मतलब यूज हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स में। जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है, एसोसिएशन की बात करेंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होने वाली है। आई विल बी लेस देन 1 एसोसिएशन। ठीक है जी। तो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं हम, अल्फा विल बी इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन
n माइनस i माइनस वन अपॉन n माइनस वन, और डिसोसिएशन केस में अल्फा इज इक्वल टू i माइनस वन अपॉन n माइनस वन। ठीक है जी, फॉर डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू i माइनस वन अपॉन n माइनस वन। क्लियर है जी, ये डायरेक्टली हमें ये लर्न कर लेने हैं और ये फॉर्मूले हमने वहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस ही हमारे यहाँ पे काम आने वाले हैं। हाँ जी, लिख लिए, ये नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखूंगा। We have a question. Assuming complete dissociation पलक बाद में कर लेना बेटा, अगर कुछ रह गया वो तो मैं बता दूंगा। Assuming complete dissociation, calculate the expected freezing point of solution prepared by dissolving 6.0 grams of ग्लोबल सॉल्ट। अब ग्लोबल सॉल्ट क्या है, Na2SO4.10H2O in 0.1 kg of water। KF की वैल्यू हमें गिवन थी, KF इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल। ठीक है जी, दिस इज द सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन था, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। पहले ये चीज देखनी है, ये जो Na2SO4 है ये क्या है, हमारा एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है जी, अगर आप इसे ब्रेक करते हो तो कितने आयंस में जाएगा, अब वाटर तो वाटर में ही डिजोल्व हो जाना, तो वो तो कुछ नहीं देगा, तो इट विल गिव अस 2 सोडियम आयंस प्लस सल्फेट आयंस SO4 माइनस 2। बाकी ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, दिस विल गो इन वाटर। ठीक है जी, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर आई कितना निकलेगा इसका, देखो डायरेक्टली निकाल सकते हो, कितने पार्ट्स में टूटा, 2 + 1 3। ठीक है, आई निकालने का तरीका क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन total number of particles originally present। number of particles originally present। तो कितने आंच में ब्रेक करा जी, 2 + 1/1, तो आई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब डेल्टा TF निकालना है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करनी है। नाउ डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू M इंटू आई, या इसकी जगह हम WB इंटू 1000
into I upon WA into MB, right? Now KF की वैल्यू 1.86 into WB 6 grams into 1000 into I की वैल्यू 3 है अपॉन WA 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में into MB हमें निकाल सकते हैं हम, MB निकालना पड़ेगा भैया, MP that will be equal to Na2SO4 dot 10H2O. So this will be equal to 23 into 2, 46 plus 32 plus 64 plus 18 into 10. 46 plus 32 plus 64 plus 180. (322 grams per mole). तो यहाँ पे आ गया 322, राइट? तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। वन 1.86 into 6 into 30 divided by 322. Sorry. वन 1.0397, तो 1.04 ले लेते हैं हम। So it comes to be delta TF, it comes to be 1.04 केल्विन। ठीक है जी, क्लियर है? तो उन्होंने बोला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है हमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये तो आ गया डिप्रेशन। सो डेल्टा TF दैट इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है? TF निकालना है। सो TF विल बी इक्वल टू TF नॉट minus delta TF, that will be equal to 273 minus 1.04, that will be equal to 271.96 Kelvin. This will be the answer. इसमें जस्ट एक I का एडिशन करना है, हमें सिर्फ यही चीज देखनी है कि किस चीज से कितना I हमें मिलेगा। तो मैं क्वेश्चंस में आपको पूरा शायद सॉल्व ना भी कराऊं, मैं आपको सिर्फ I की वैल्यू तक ही जो कुछ अलग लगेगा, तो बाकी सेम होएगा तो वो मैं छोड़ दूंगा, वो आप अपने एंड पे कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी मैं जहां तक होएगा वहां पे वो क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ जी, लिख लिया ये? यस सर। सभी ने लिख लिया जी? जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख लिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड which must be added to 1 kg of water so that the freezing point of the solution is depressed by 3 Kelvin, right? And kf का वैल्यू हमें गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल, ये हमें गिवन था। ठीक, तो हमें करना क्या है, अब इन्होंने बोला NaCl, अब NaCl हमारा डिसोसिएट करेगा किसमें, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, कितने पार्टिकल्स में ब्रेक कर गया, 2 पार्ट्स में, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज डिप्रेस्ड बाय डेल्टा TF गिवन है, हमें जो गिवन है वो लिख देता हूँ 3 केल्विन। हमें W भी निकालना है, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। WA गिवन है हमें 1000 ग्राम्स, 1 kg गिवन है। KF की वैल्यू हमें गिवन है 1.86 केल्विन kg पर मोल। दैट्स इट, हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो 58.5। तो यहाँ पे वैल्यू सारी गिवन है, डब्ल्यू बी निकालना है हमें, तो आप निकाल लीजिएगा। डब्ल्यू बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन के एफ इंटू आई इंटू 1000। आप वैल्यूज पुट कर लीजिएगा और इसकी जो वैल्यू आंसर आएगा इट कम्स टू बी 47.2 ग्राम्स। आप कैलकुलेट अपने एंड पे कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, आई की ही वैल्यू का इशू है, ठीक है, आई का ही खेल है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाँ जी लिख लिया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 molecular mass equal to 111 grams per mole which must be added to 500 grams of water to lower its freezing point by 2 Kelvin, assuming CaCl2 to be completely dissociated. Kf for water 1.86 Kelvin kg per mole, ये मैं था। अब सबसे पहला काम CaCl2, राइट, तो इसमें क्या होगा, ये किस में जाएगा, कैल्शियम +2 आयन में और क्लोराइड आयन में।
एंड 2Cl माइनस आयंस में, राइट। तो यहां से हमारा I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है जी, I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब अल्फा निकालना पड़ेगा हमें, है ना, यहाँ पे पूछा गया है ना। नहीं, अल्फा की वैल्यू जरूरत नहीं है यहाँ। अल्फा की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं पूछा, इसने खुद ही बोल दिया है कि कितना है वो हमारा 100% डिसोसिएट हो जाएगा। सो आई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे। डेल्टा टी एफ की वैल्यू मालूम है हमें, 2 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेटर डब्ल्यू बी हमें निकालना है, एम बी नहीं दिया हुआ है हमें 111 ग्राम्स, डब्ल्यू ए हमें गिवन है 500 ग्राम्स। जस्ट यार वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाना है। के एफ की वैल्यू भी मालूम है हमें, 1.86 केल्विन के जी पर मोल। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। डब्ल्यू बी निकालने का है। डब्ल्यू बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी अपॉन आई इंटू के एफ इंटू 1000। वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा एंड इट कम्स टू बी 19.89 ग्राम्स। हो सकता है आंसर में कुछ वेरिएशन हो मेरे आंसर में, तो कल चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस हमने कर लेने, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और निकालते हुए चले जाना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ए contains 6 grams of urea in 100 ml of it at 27 degrees C, while solution B has 6 grams of acetic acid in 100 ml of the solution at the same temperature or the solution are the two solutions equimolar as well as equimolar as well as आइसोटोनिक। इन दोनों में से कौन सी चीज है यहाँ पे, राइट। तो अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, हमें दो सोल्यूशन दिए गए हैं, 6 ग्राम यूरिया का और 6 ग्राम एसिटिक एसिड का, और वो बोलता है कि बताइए कि भाई ये दोनों सोल्यूशन जो हैं हमारे इक्विमोलर हैं और आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मतलब तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में वही चीज आएगी। ठीक है, अब इक्विमोलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोलैरिटीज निकालनी पड़ेंगी। मोलैरिटीज, अगर इन दोनों की मोलैरिटी इक्वल हो जाती है तो भैया वो इक्विमोलर है, और अगर आइसोटोनिक है तो मतलब उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम है। क्लियर है? चलिए पहले हम क्या करते हैं, यूरिया के लिए निकालते हैं मोलैरिटी ऑफ यूरिया। मोलैरिटी ऑफ यूरिया कैसे निकलेगा? गिवन
WB अपॉन MB इंटू V अपॉन 1000। ठीक है जी, तो 6 ग्राम ऑफ यूरिया था हमारा, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? NH2CO NH2 14 30 नहीं 16 12 16 16 60 इंटू 100 इंटू 1000 1 m। ऐसे ही हमने मोलारिटी निकाला किसका? एसिटिक एसिड का, CH3COOH का। 6 ग्राम गिवन था, मॉलिक्यूलर मास 60 आया था, तो दोनों का कंसंट्रेशन तो हमारा 1 m आ रहा है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम आ रहा है। दीज टू सॉल्यूशंस A and B are equimolar। अब आइसोटोनिक की बात करें, आइसोटोनिक में क्या होगा? दोनों के पाई निकालेंगे। पाई ऑफ यूरिया मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया, दैट इज इक्वल टू I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब I क्या है? नॉन पोलर है, तो वो I की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। कंसेंट्रेशन 1 दी हुई है, R और T 0.0821 इंटू, अब लेट्स से टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर नहीं 27 डिग्री सी, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 27 प्लस 3 सॉरी 273, ये कितना आ जाएगा हमारा? 300 केल्विन। ठीक है जी, तो अब हमें करना क्या है? यहाँ से इसे बाहर निकालते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 24 24.63 mm या ATM। ठीक है जी, अब हम निकालेंगे पाई ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH। अब यहाँ पे CH3COOH है, वो हमारा क्या होएगा? ज़्यादा में ब्रेक करेगा, क्योंकि अब देखो, अब वो जो एसिडिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, पहली बात। अब स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो वो पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करेगा, तो पार्शियली डिसोसिएट करेगा, बट उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। 1.02 1.03 1.1 ले लीजिए, कुछ भी होगी। तो अगर हम ICRT निकालते हैं तो पाई ऑफ CH3COOH, क्योंकि वैल्यूज तो सेम है, दैट विल बी ग्रेटर देन 24.63 ATM। इस केस में क्या होगा हमारा? दे आर नॉट, these two solutions A and B are not isotonic, they are not isotonic। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो ऑस्मोटिक प्रेशर हैं वो हमारे डिफरेंट हैं, वो हमारे डिफरेंट हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ जी, किसी को कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो। हाँ जी, लिख लिया पीछे वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.3 grams of acetic acid and 30 grams of benzene is lowered by 0.45 degree. कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर KF की वैल्यू हमें गिवन है। WB की वैल्यू गिवन है, MB नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, बाद में बताता हूँ। अभी जो गिवन है वो ले लेते हैं। WA हमें मालूम है 30 ग्राम्स, डेल्टा TF 0.45 डिग्रीज। अब देखो वांट ऑफ फैक्टर का हमने फॉर्मूला निकाला था, वो क्या था हमारा? हाँ जी, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, है ना। तो इसलिए MB हम निकालेंगे नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस जो हमें ये गिवन है इसके थ्रू हम इसे निकालेंगे। तो MB निकालते हैं हम। KF की वैल्यू तो हमें मालूम है, K विल बी इक्वल टू 5.12 केल्विन kg पर मोल। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 अपॉन इंटू WB अपॉन में WA इंटू MB। ये था। वैल्यूज पुट करते हैं, MB की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। MB विल बी इक्वल टू KF 5.12 इंटू 1000 इंटू 0.3 अपॉन डेल्टा TF 0.45 इंटू WA 30 ग्राम्स। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। It comes to be 113.777, 113.77। तो इसे राउंड ऑफ करके 8 कर देता हूँ। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है जी। अब हम वन टॉप फैक्टर निकालते हैं। नाउ I विल बी इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड। दिस इज द ऑब्जर्व्ड जो हमने निकाला, अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब देखो, एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड का हमने निकाला था, कितना निकालते हैं हम? CH3COOH, राइट। अभी देखिए 60 ग्राम्स पर मोल आ गया नॉर्मल,
तो नॉर्मल आ गया हमारा 60, ऑब्जर्व्ड आ गया 113.8। ठीक है जी। इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आता है? 60 divided by 113.8, it comes to be 0.527। ठीक है जी, ये आ रहा है हमारा 0.527। इसे राउंड ऑफ कर देते हैं, 0.53 ही कर लेते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारा डायमराइज कर गया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम आ गई, 0.53, राइट। आई की वैल्यू 0.53 हमारा डायमराइज होगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन यहाँ पे कर लेने हैं। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएंगे हमारे, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और क्वेश्चन आराम से निकलते हुए चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉल्यूशन contains 0.8960 grams of K2SO4 in 500 ml. Its osmotic pressure is found to be 0.69 atm at 27 degrees C. Calculate the value of want of factor. Calculate the want of factor। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन ट्राई करिए। अब मैं आपको मॉलिक्यूलर मासेस बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। पोटेशियम का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 39, सल्फर इज 32 एंड सॉरी 32 एंड ऑक्सीजन इज 16। ठीक है जी, ये चीज़ वैल्यूज हमें गिवन है। चलिए निकाल के दिखाइए। तो ये क्वेश्चन दिया था हमने, आंसर बता देता हूँ पहले इसका। आंसर विल बी 2.72। अब जिसका आ गया उसका तो सही है, नहीं आया तो भैया देख लो। अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, WB 0.8960 ग्राम्स, वॉल्यूम हमें गिवन है 500 ml, प्रेशर पाए हमें गिवन है 0.69 बार atm, टेम्परेचर 27 डिग्री सी है तो वो हो जाएगा 300 केल्विन। आर की वैल्यू हमें मालूम है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर? ठीक है जी, आई की वैल्यू ओके चलो डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी भी नहीं, पाई की वैल्यू आएगा यार, पाई इक्वल टू WB अपॉन MB RT upon V. Now WB is equal to 0.896 into 0.0821 into 300 upon MB। MB तो हमें निकालने का है, तो यहाँ पे MB लिख देते हैं। पाई की वैल्यू 0.69 इंटू वॉल्यूम 500 ml, तो इंटू 1000 कर देते हैं हम, तो उससे आ जाएगा
इट कम्स टू बी 63.9666। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे राउंड ऑफ कर दिया, 63.97 ग्राम्स पर मोल आ गया। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास, राइट। हमें ये चीज़ गिवन है। नाउ एम बी इज इक्वल टू 63.97 ग्राम्स पर मोल। अब हम निकाल सकते हैं K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, है ना। K2SO4 का नॉर्मल मोलर मास। पोटेशियम इज 39 इंटू 2 प्लस सल्फर 32 प्लस 16 इंटू 4 64 78 प्लस 32 प्लस 64 174 ग्राम्स पर मोल। सो आई की वैल्यू, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास 174 अपॉन 63.97। इसको अगर आप डिवाइड करोगे, इट कम्स टू बी 174 डिवाइड बाय 63.97, 2.72। आई की वैल्यू आ रही है 2.72। दिस विल बी द आंसर। सचिन जी, आपका आंसर गलत है बेटा। ये देखो, आयनिक कंपाउंड है तो ये के पॉजिटिव और सल्फेट आयन में ब्रेक करेगा, तो ऑब्वियसली इसकी आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने वाली है, तो इसी वजह से आपका आंसर गलत है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये एनसीईआरटी का सॉल्ट एग्जाम्पल है। 0.6 ml of acetic acid CH3COH having density 1.06 gram per milliliter was dissolved in 1 liter of water. The depression in freezing point for this strength of acid was, मतलब डेल्टा टी एफ जो चीज़ हमें गिवन है वो ले लेते हैं। डेल्टा टी एफ हमें गिवन है 0.0205 डिग्री सी। ठीक है जी, क्लियर है जी। उसके बाद हमें वी बी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड कितना गिवन है 0.6 ml, और इसका डेंसिटी हमें गिवन है 1.06 ग्राम्स पर ml। ठीक है जी, हमें डेंसिटी भी गिवन थी। हमें क्या चाहिए होता है यहाँ पे, मास, राइट। हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, मास। अब मास कैसे निकलता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ठीक है जी, हमें मास चाहिए, डेंसिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, तो वहां से हम निकाल लेंगे। सो डब्ल्यू बी will be equal to VB into density 0.6 into 1.06। 0.0 नहीं 0.636 ग्राम्स। ठीक है जी, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, CH3 MB मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे हम भैया। इसका कितना आएगा, 60 ग्राम्स पर मोल। ठीक, dissolved in 1 liter of water, वॉल्यूम हमें गिवन है 1 लीटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दिस सोल्यूशन for this strength of acid was 0.0205। कैलकुलेट वन टॉप फैक्टर। हमें आई भी निकालना है और अल्फा भी निकालना है। के एफ की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 1.86 केल्विन के जी पर मोल।
ठीक है जी, क्लियर है जी। तो ये सब कुछ होने के बाद हम यहाँ से निकालते हैं मोलालिटी। तो डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमें तो ये चाहिए, नॉर्मल तो हमारे पास है ही है ये वाला, हमें तो ऑब्जर्व चाहिए। तो एम बी विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी 0.636 अपॉन डेल्टा टी एफ 0.0205 इंटू डब्ल्यू ए 60। वैल्यूज पुट करते हैं सारी की सारी, कर दिया, सॉल्व करते हैं। 1.86 इंटू 1000 इंटू 0.636 डिवाइडेड बाय 0.0205 डिवाइडेड बाय 60। ये तो कुछ ज़्यादा बढ़ा रहा है यार, कोई कैलकुलेशन में गलती की है मैं। ओ नहीं यार, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे 2025, यहाँ पे 60 थोड़ी आएगा, एम बी तो उधर चला गया। डेल्टा टी एफ डब्ल्यू ए कितना होएगा 1000, ये गड़बड़ की है। 1.86 इंटू 0.636 डिवाइडेड बाय 0.205। It comes to be 57.705, 0.70 ले लेते हैं ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, क्लियर है। जस्ट अ मिनट, ये वाला क्वेश्चन ऐसे होना था, देख लेते हैं हम जरा। अब इसके बाद आई की वैल्यू निकालते हैं, वो क्या होगा, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व नॉर्मल मोलर मास। देखो, इनका करने के दो तरीके थे, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो हमने जैसे ये कर रहे थे, ये वाला हो गया 60/57.7, इट कम्स टू बी 1.04। ठीक है जी, ये आ जाना है हमारा आई की वैल्यू। अब एक और तरीका था, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर सकते थे। उस केस में हमने क्या करना था, आई का दूसरा फॉर्मूला लगाते, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड फ्रीजिंग पॉइंट। जो भी हमें वैल्यूज दी हुई थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज निकालते। अब ऑब्जर्व्ड हमें गिवन था कितना, 0.0205, और यहाँ पे हम सारी की सारी ये जो डेल्टा टी एफ है यहाँ से हम निकालते, सारी की सारी वैल्यूज पुट करके, डेल्टा टी एफ के बी एम बी सब वैल्यूज पुट करते, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते, तो भी हमारा ये जो आंसर है यहाँ पे वो कितना आना था, 1.04। दोनों केसेस में आई की वैल्यू हमारी क्या आनी थी, सेम आनी थी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए अब हम निकालेंगे यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ
एसिटिक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, वो क्या आना था अल्फा। नाउ अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अब ये एन क्या वैल्यू थी, देखो आई की वैल्यू तो हमने निकाल दी 1.04, नाउ एन इज इक्वल टू 2। क्यों, कितने पार्ट्स में वो ब्रेक कर रहा था, CH3COOH, तो ये भैया हमारा दो पार्ट में जाता, CH3COO माइनस और H पॉजिटिव। देखो आई की वैल्यू वेरी कर सकती है, बट ये कितने नंबर्स में टूटा, 2 में। कितने पार्शियली टूटा, फुली टूटा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई 1.04 माइनस वन अपॉन एन की वैल्यू क्या है 2 माइनस वन, तो ये आता 0.04 अपॉन 1। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा, इन्होंने एक और डेसिमल तक लिया हुआ, हम इसे यहाँ तक ले लेते हैं, एंड इट कम्स टू बी 0.041। ठीक है जी, राइट, अल्फा की वैल्यू आ जाती है। अब हम यहाँ से, अब इसने क्या बोला है, हमें वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी निकालना है। मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हमें के ए चाहिए, के ए, है ना, दिस इज अल्फा, ये तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आ गया, दिस इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता था, के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता था हमारा के ए। वो कैसे निकलता था, CH3COOH प्लस वाटर, इससे हम करते थे, तो ये किस में ब्रेक करता था हमारा, CH3COO माइनस और H3O पॉजिटिव में। इसका इनिशियल कंसेंट्रेशन C था, इसका 0 था, यहाँ पे 0 था। ये कितना गया, C इंटू वन माइनस अल्फा, ये होता था C अल्फा, ये होता था C अल्फा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम KB की वैल्यू बनाते थे, KA की, सॉरी, तो वो क्या होता था, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो दैट इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू वन माइनस अल्फा, which is equal to CH3COO minus into H3O positive upon CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे हमने किया C से C कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, दिस इज के ए। जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। नाउ सी के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, अल्फा इज वेरी 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 लेस देन वन, तो हम इसे निगलेक्ट करेंगे, तो हम इसे निगलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी की वैल्यू 0. अब मैं सी की वैल्यू नहीं निकाला है हम पीछे, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हम सी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, मोलारिटी। Now C will be equal to WB upon MB into V upon 1000. WB was 0.636 upon 60 into, बस वन आ जाएगा ये, 0.0106 M कंसंट्रेशन, मोलारिटी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं भैया, 0.0106। ठीक है जी, क्लियर है, अपॉन C इंटू वन माइनस अल्फा। 0.041 होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे।
0.0106 into 0.041. This come to be 1.78 into 5 into 10 raised to power minus 5. तो यहाँ पे 10 raised to power minus 5. This will be K, dissociation constant of acid, acetic acid. तो ये आ जाएगा, मतलब दिस इज अ वीक एसिड, बहुत थोड़ा सा डिसोसिएट कर रहा है, तो दिस इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ जी, क्लियर है ये? किसी को कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? दिस इज द सॉल्व्ड एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17.4% of K2SO4 solution at 27 degrees C is isotonic with 4% NaOH solution at the same temperature. If NaOH is 100% ionized, what is the degree of ionization of K2SO4 in aqueous solution? Right? हमें 17.4% K2SO4 सोल्यूशन दिया हुआ है और 4% NaOH सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, NaOH बोलता है 100% आयनाइज्ड है, बट K2SO4 का निकालना है कितने परसेंट वो हमारा आयनाइज होएगा, ताकि वो आइसोटोनिक सोल्यूशन बना सकें, ताकि वो हमारे आइसोटोनिक सोल्यूशन बना सकें। ठीक है जी। तो अब हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, अब हमें क्या चाहिए, आइसोटोनिक है तो कंसंट्रेशन चाहिए, पाई इक्वल टू सी आर टी, टी तो सेम रहेगा है ना, अब आर भी कांस्टेंट है, तो बचेगा क्या, सी, सी इज द मोलारिटी। तो मोलारिटी निकालते हैं, मोलारिटी ऑफ किसकी, NaOH की, और फिर K2SO4 की। तो NaOH का निकालते हैं मोलारिटी, दैट विल बी इक्वल टू मोलिकुलर मास, गिवन मास NaOH का कितना है, 4 ग्राम्स हमें गिवन है, 4 ग्राम्स ऑफ सल्यूट, और उसका NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 23, 40 ग्राम्स आ जाएगा, 40 ग्राम्स पर मोल। तो 4/40, ये तो मोल्स आ गए, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब मैंने आपको बताया था 4% हमें गिवन है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 100 ml में है, तो 100 ml में आ गया। ठीक है जी, तो इसके मोल्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस कम्स टू बी 1 m। ऐसे ही अगर हम मोलारिटी निकालते हैं K2SO4 का, तो वो आ जाएगा 17.4 अपॉन K2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, आई गेस 174 ही आएगा, हमने पीछे किया था। 39 इंटू 2 प्लस, हाँ जी सेम आएगा, 32 प्लस 16 इंटू 4, 78 प्लस 32 प्लस 64, 174 ग्राम्स पर मोल, 174 आ गया इंटू 100, यहाँ पे 1000। तो इसकी क्या आ गए, अब दोनों इक्विमोलर हैं। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला कि भैया ये आइसोटोनिक है, क्या है, आइसोटोनिक है। अब हम क्या करेंगे, आई निकालते हैं, किसके लिए, K2SO4, आई फॉर K2SO4। ठीक है जी, अब देखो उसने बोला कि भैया हमारा ये दोनों सोल्यूशन क्या है, आइसोटोनिक है, क्या है, आइसोटोनिक है, और उनके अगर आइसोटोनिक है तो उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होंगे, क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। अगर ये आइसोटोनिक हैं तो सेम होंगे। टू सॉल्यूशंस आर
आइसोटोनिक, तो पाई ऑफ NaOH इज इक्वल टू पाई ऑफ K2SO4। अगर मैं NaOH के लिए निकालता हूँ, देखो अल्फा तो उसने बोल दिया कि इफ अल्फा ये 100% आयनाइज्ड है NaOH, तो अल्फा की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे N की वैल्यू क्या आएगी 2, सो अल्फा विल बी इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, है ना। तो 1 इज इक्वल टू I-1 अपॉन 2-1, सो I की वैल्यू क्या आनी है 2, I की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इस केस में पाई निकालते हैं, पाई ऑफ NaOH that will be equal to I into CRT। C1 है, I की वैल्यू 2 हो गई, RT को एज इट इज रहने देते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 RT, मतलब 2 RT आ जाता है। ठीक है जी। अब ऐसे ही अगर हम K2SO4 के लिए निकालते हैं, K2SO4 के लिए, ठीक है जी, यहाँ पे कंसेंट्रेशन इनकी क्या आई थी 1m। आई की वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि आई की वैल्यू आएगी तभी पता चलेगा क्या हो रहा है। ठीक है जी। सो पाई ऑफ K2SO4 that will be equal to ICRT, that will be equal to I into 1 RT। IRT आ गया, तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे, पुटिंग इन अबव इक्वेशन, पाई ऑफ NaOH is equal to pi of K2SO4, तो क्या आएगा 2RT इक्वल टू IRT। तो यहां से I की वैल्यू क्या आ रही है जी 2 आ रही है। अब हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, कितने परसेंट मेरा वो गया, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ K2SO4, that will be equal to alpha is equal to I-1 अपॉन N-1। अब I की वैल्यू तो 2 आ गई है साहब, -1। अब K2SO4 है, कितने पार्ट्स में टूटता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ K2SO4 कितने पार्ट्स में ब्रेक करेगा, 2K पॉजिटिव आयंस में और सल्फेट आयन में, तो 3। N की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है 3, N की वैल्यू 3 -1, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 0.5, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है 0.5। ठीक है जी, क्लियर है जी। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 0.5, और अगर वो परसेंटेज आयनाइजेशन पूछ लेता है तो दैट विल बी 50%। परसेंटेज आयनाइजेशन विल बी इक्वल टू 50%। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। वैसे इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ, बट स्टिल ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जा सकते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 ग्राम्स ऑफ, ये एनसीईआरटी का सॉल्ड एग्जाम्पल भी है, 2009 दिल्ली में भी आया था सप्लीमेंट में, और 2017 के सैम्पल पेपर में भी था ये क्वेश्चन। 2 grams of benzoic acid dissolved in 25 grams of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Molar depression constant Kf for benzene is 4.9 Kelvin kg per mole. What is the percentage association of the acid?
What is the percentage association of the acid? तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा MB, MB नहीं, हम डेल्टा TF निकालते हैं पहले। जो चीज़ गिवन है वो देते हैं। WB दैट विल बी इक्वल टू 2 grams, WA 25 grams, shows the depression of delta TF 1.62 Kelvin, KF 4.9 Kelvin kg per mole, राइट। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ द एसिड। अब देखो बेंजीन में हमने क्या डाल दिया, बेंजोइक एसिड डाल दिया, तो वो क्या करेगा, डायमराइज करेगा। वो डायमराइज करेगा, कितना डायमराइज करेगा, कितने परसेंट डायमराइज करेगा, वो चीज़ हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है जी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दो तरीके से वही निकाल सकते हैं, या तो मॉलिक्यूलर मास कंपेयर कर सकते हैं या हम इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। लेट्स से तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, MB निकालते हैं। MB विल बी इक्वल टू, लेट्स से डेल्टा TF ले लेते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB। सारी वैल्यूज गिवन है, हम यहाँ से MB निकाल लेते हैं। MB विल बी इक्वल टू KB की वैल्यू 4.9 इंटू WB कितना है 2 grams इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF। डेल्टा TF इज 1.62 इंटू WA इज 2 grams। तो MB निकाल लिया हमने यहाँ से। इट कम्स टू बी 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 divided by 1.62 divided by कुछ गड़बड़ किया हमने यहाँ पे, ये 25 आएगा। ठीक है जी, वैल्यूज गलत पुट करी हैं। 4.9 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.62 डिवाइडेड बाय 25, 241.97। तो 242 ही ले लेता हूँ। 242 grams per mole. This will be the molecular mass. बस पलक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छुट्टी है। 242 grams per mole। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, I की वैल्यू। I will be equal to normal molecular mass upon observed molecular mass that will be equal to 122 upon 242। अगर आप बेंजोइक एसिड C6H5COOH निकालते हो तो इसका मॉलिक्यूलर मास आता है हमारा 122 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 122 डिवाइडेड बाय 242, 0.504, 0.504, राइट। अब हमें निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन। परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड। ठीक है जी। अब देखो ये कितने थे, 2C6H5COOH, हमने 2 पार्टिकल्स लिए और ये किस में कन्वर्ट हो गया, C6H5COOH फुल ट्वाइस में। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे, 2 थे, तो n की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे। अल्फा विल बी इक्वल टू,
I माइनस 1/(1/n-1)। ठीक है जी। I की वैल्यू 0.504 माइनस 1/(1)(n) कितना है? 0.5 माइनस 1, तो ये आएगा 0.496/0.500। 0.496 यस, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 0.496 डिवाइडेड बाय 0.5, 99.2, 0.992। और परसेंटेज पूछा था तो इंटू 100 कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 99.2%। हमारा जो बेंजोइक एसिड है वो 99.2% डाइमराइज करेगा इन बेंजीन, राइट। 99.2% डाइमराइज करेगा इन बेंजीन। सो दीज आर द क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो ये आपने करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे वो भी मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, राइट।